प्रायद्वीपीय प्रवाह वाली नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ, उसमें से देखते हैं कि पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ क्या होती हैं। मैंने बताया ये सभी नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती तथा डेल्टा बनाती है। यही बात इसमें प्रमुख है कि ये डेल्टा बनाती हैं। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी नदियाँ पूर्वी प्रवाह वाली हैं जो डेल्टा बनाती हैं। पहली है कृष्णा नदी, गोदावरी और कावेरी। कृष्णा, गोदावरी और पेन्नार और महानदी। तो मैंने कौन कौन सी नदियाँ बताई, आपको नाम याद रखना है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार और महानदी, ये 5 नदियाँ मैंने अभी आपको बताई जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। मोस्ट क्वेश्चन इसमें यही है कि ये डेल्टा बनाती हैं। इन्हीं नदियों से कुछ अन्य क्वेश्चन है, जैसे गोदावरी से। तो गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ अगर आप याद करना चाहते हो याद कर सकते हैं, पेनगंगा, वेनगंगा, शबरी, इंद्रावती, वर्धा और माजरा। तो ये बात याद रखिएगा कि गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ पेनगंगा और वेनगंगा और इंद्रावती हैं। यह बात आपको याद रखनी है। महानदी की अन्य सहायक नदियाँ जो हैं उसमें से ये नाम याद रखने हैं आपको, मांड, जोक और तेल। ये महानदी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा की अगर सहायक नदियों की बात करें तो कोयना, दूधगंगा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी। ये जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन वो यही हैं। यहाँ पर कावेरी नदी के बारे में एक फैक्ट दिया गया कि कावेरी नदी जो है वो कम मौसमी प्रकृति की नदी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पानी मिलता है वो गर्मियों में दक्षिण पश्चिमी मानसून से भी पानी से रहता है, मिलता है, और सर्दियों में लौटते हुए मानसून जो कि उत्तर पूर्वी मानसून होता है उससे भी जल प्राप्त करता है। जब ये दोनों तरह से जल प्राप्त करता है तो इसमें पानी की मात्रा जो हमेशा बनी रहती है। इसलिए ये भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली मोस्ट हार्डेस्ट नदी है। इसमें सिंचाई क्षमता जल शक्ति का प्रयोग सर्वाधिक होता है। कावेरी की सहायक नदियों की बात करें तो हेमवती और सिमसा आप याद कर सकते हैं। हेमवती और सिरसा कावेरी की सहायक नदियां हैं। अगर वहीं हम पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों की बात करें तो ये पश्चिम की ओर बहती हैं और मोस्ट बात यही है यहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो इनके नाम आपको याद रखने ही है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, घग्गर और साबरमती। तो नाम याद रखने हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, घग्गर और साबरमती। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा नदी के बारे में क्या बात लिखी है, देखिए। नर्मदा नदी जो भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में धुआंधार नामक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में धुआंधार नामक झरने का, फॉल्स का निर्माण करती है। ठीक है, ये बात आपको भूलनी नहीं है। और इसकी सहायक नदी में ये याद कर लिए, तवा इसकी सहायक नदी है। ताप्ती या तापी नदी को नर्मदा की जुड़वा नदी के रूप में जाना जाता है और इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ होती हैं। इसकी सहायक नदियों में आप अरुणावती को याद कर सकते हैं। लूनी को लवण नदी के, साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। श्रावती, अगर इसकी बात करें नदी की, तो ये पश्चिमी घाट से निकलती है। यह प्रसिद्ध जोग गरसोप्पा जलप्रपात का निर्माण करती है। अगर हम इस जोग गरसोप्पा जलप्रपात की बात करें तो भारत में सबसे ऊंचा 289 मीटर का जलप्रपात है। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, भूलने लायक नहीं है। अंतःस्थलीय नदियाँ क्या होती हैं? अंतःस्थलीय कुछ ऐसी नदियाँ होती हैं जो सागर तक पहुँच ही नहीं पाती और रास्ते में क्या हो जाती, गायब हो जाती हैं। तो इनको ही इनलैंड ड्रेनेज कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देखिए। अंतःस्थलीय नदी का सबसे बढ़िया उदाहरण है घग्गर नदी। यह एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी है तो मौसम के अनुसार जब बारिश सीजन हुआ तो हो गई, नहीं तो गायब हो गई। हिमालय से निकलती है। बाकी इसमें याद रखने लायक नहीं, घग्गर नदी को वैदिक काल की सरस्वती माना जाता है। अन्य जो ड्रेनेज नदियाँ हैं जो गायब हो जाती हैं, इसमें से लूनी है, सावी है, काकनी, ये नाम याद रखना आप। नया टॉपिक है झील। झील से क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है वो देखिए। चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून गा है, लैगून झील है। अब वुलर झील के बारे में क्या बात है। वुलर झील जम्मू कश्मीर है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। ये फैक्ट याद रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची हिमानी निर्मित झील देवताल झील है। अब देवताल झील है सबसे ज़्यादा हिमानी निर्मित है, तो वैसे ही एरिया में भी होगी भी। तो ये कहाँ, गढ़वाल हिमालय में स्थित है। और रही अगर सांभर झील की बात करें जो कि राजस्थान में है, तो यहाँ नमक का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। सिलेक्शन लेने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, जोश नहीं है, तो आप बेकार हैं, आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। भारत की कुछ प्रमुख झीलें हैं उनको देख लीजिए। चिल्का झील मैंने बताया उड़ीसा में है। सांभर झील राजस्थान में है। हुसैन सागर, हुसैन सागर झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। डल झील बता दिया, जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है, याद रखना।
वहीं पर अगर लोकटक झील की बात करें तो मणिपुर में है, नक्की झील राजस्थान में है आपकी, वेम्बनाथ झील केरल में है, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है और पुलिकट तमिलनाडु में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है और डीडवाना झील राजस्थान में है। ये कुछ झीलें हैं, इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा अगर आप इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट। भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील इंदिरा सागर है। इतना याद रखना, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील इंदिरा सागर है, जो ओंकारेश्वर, महेश्वर तथा सरदार सरोवर बांध परियोजना, जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश में है साझे रूप में, उसी का एक जलाशय है, तो वो बड़ा झील के रूप का है। अब देखते हैं ऋतुओं से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान समझिएगा। तो ऋतुओं पहले तो आप नाम देख लीजिए। ऋतु हैं भारतीय कैलेंडर के अनुसार और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है, तो हम सिर्फ नाम देखेंगे यहाँ पे ऋतुओं के। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। बाकी अगर आप महीना देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको ध्यान से देखना बहुत जरूरी। भारत में निम्न 4 प्रकार की ऋतुएं तो मुख्य रूप से है। तो पहली शीत ऋतु की अगर बात करें तो शीत ऋतु आप समझ रहे हैं दिसंबर जनवरी फरवरी माह में होती है। इस दौरान टेम्परेचर कम ही रहता है, लगभग 20 19 18। क्वेश्चन क्या है मेन वो देखिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है शीत ऋतु में बारिश क्यों होती है, तो शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। जो बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ये आपको याद रखना है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति पूर्वी भूमध्य सागर में होती है, जो पूर्व की ओर बढ़कर पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करके भारत पहुंचता है तथा मार्ग में कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से प्राप्त आर्द्रता के द्वारा उत्तरी भारत में वर्षा करता है ठंडी के मौसम में। तमिलनाडु में ज्यादातर शीतकालीन वर्षा होती है। शीत ऋतु में आने वाली व्यापारिक पवनों के उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। जो शीत ऋतु में आने वाली व्यापारिक पवनों को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो भारत में मार्च से जून के मध्य ग्रीष्म ऋतु होती है। ऐसा क्यों है? मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर गमन के कारण, मतलब जो सूर्य है वो कर्क रेखा की ओर बढ़ता है। तो बढ़ता तो भारत कहाँ है? मैंने आपको बताया था जो भारत है वो कहाँ, इधर की तरफ है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ। ठीक है, तो ये है कर्क रेखा, ये है भूमध्य रेखा, ये विषुवत रेखा और ये है मकर रेखा। जब भारत यहीं के आसपास है तो जब सूर्य इधर ही तरफ जाएगा तो गर्मी निश्चित बात है कि ज्यादा पड़ेगी। तो कारण यही भारत में गर्मी ज्यादा पड़ने का। मार्च से मई के मध्य, ठीक है, मार्च से मई के मध्य वायु की दिशा व मार्ग परिवर्तन होने से पछुआ पवन चलती है, जो लू कहलाती है। पछुआ पवन को ही लू कहलाते हैं। या उष्ण व शुष्क होती है, ठीक है, उष्ण व शुष्क होती है। देखते हैं वर्षा ऋतु से क्या क्वेश्चन बनते हैं। इसको मानसून भी कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु का जो समय है जून से सितंबर के मध्य रहता है। जून माह में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही होती हैं, जिसके कारण पश्चिमी मैदान के भागों में पवन गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। और कम दबाव का क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि इस क्षेत्र को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती हैं। तो पृथ्वी की गति के कारण इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है तथा ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने लगती हैं। इसी कारण जून सितंबर के मध्य होने वाली वर्षा को दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा भी कहते हैं। ये बात नोट। मानसूनी पवनें भारतीय सागरों में मई के अंत में प्रवेश करती हैं। भारतीय सागरों में मई के अंत में प्रवेश करती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम 5 जून के आसपास केरल तट पर वर्षा करता है। भारतीय उपमहाद्वीप के स्थलाकृति के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून को 2 भागों में बांटा जा सकता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा। देखो जैसा मैंने बताया कि जो मानसून है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से यहाँ से वायु दाब प्राप्त करता है। तो यहाँ से जब प्राप्त करता है तो मानसून इधर की तरफ से आता है ये। तो इस एरिया में यहाँ यहाँ सब 1 जून 10 जून 5 जून इधर बारिश होती है। इधर से इधर को बारिश बढ़ती है, ऐसे ऐसे बारिश बढ़ती रहती है। फिर 10 जून 15 जून 25 जून फिर जुलाई पहुंच जाता है, फिर 25 जुलाई। तो इस एरिया में यहाँ लास्ट में बारिश होती है। अब देखते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून के पीछे हटने के कारण
और तिथियां क्या क्या हैं, तो मतलब ये मानसून लौटता क्यों है गर्मी के बाद, बारिश होने के बाद ये वापस क्यों होता है वो देखना है। अब देखते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु उष्ण बरसाती मौसम से शुष्क व शीत मौसम के मध्य का काल होता है। जो शरद ऋतु होती है उष्ण बरसाती मौसम से शुष्क व शीत मौसम के मध्य का काल होता है। इस शरद ऋतु का आरंभ सितंबर मध्य में होता है। ये वही समय होता है जब दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है, रिटर्न होता है। तो इस लौटते हुए मानसून का तापमान व आर्द्रता अधिक होती है, जिसे अक्टूबर हीट कहते हैं। सितंबर अक्टूबर का वही समय है। मानसून के लौटने पर प्रारंभ में तापमान बढ़ता है, परंतु बाद में कम होने लगता है। मध्य अक्टूबर तक व मध्य भारत में व नवंबर के आरंभिक सप्ताह में दक्षिण भारत तक मानसूनी पवनें वर्षा कर पाती हैं। इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप से मानसून की विदाई नवंबर तक हो जाती है। यह विदाई चरणबद्ध होती है, इसलिए इसे लौटता दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व की वर्षा प्राप्त होती है मानसून से पहले, तो ये लगभग 10% तक होती है। इनके अलग अलग नाम हैं, क्या क्या हैं, आम्र वर्षा, मैंगो शॉवर, क्या है ध्यान से देखिए। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल में एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि आमों के पकने में सहायता देती है। कर्नाटक में इसे कॉफी शॉवर और चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। फूलों वाली बौछार भी कहते हैं इसको। इस वर्षा में केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। काल वैशाखी भी कहते हैं। असम और पश्चिमी बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल वैशाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ यह है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा अथवा चाय वर्षा, टी शॉवर कहा जाता है। लू आप सब लोगों को पता है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति से मेन क्या क्वेश्चन बनेंगे, बस वही देखेंगे, है तो बहुत बड़ा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में 33.33% मतलब 1/3 होने चाहिए, बट हैं कितने सबको नहीं पता। 24% लगभग हैं। वन संबंधी कुछ तथ्य देख लीजिए। 2011 के अनुसार तो ये कोई मतलब नहीं। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले राज्य हरियाणा। कुछ फैक्ट हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय मरुस्थल अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में ही। अब सॉइल से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। सॉइल, तो सॉइल से देखेंगे मिट्टियों से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझिए। भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पहली है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, ध्यान से समझिए। जो जलोढ़ मिट्टी है, उत्तर भारत के विशाल मैदानों में यह मिट्टी नदियों द्वारा लाकर जमा की जाती है तथा समुद्री तटों पर समुद्र की लहरों द्वारा ला करके जमा की जाती है। यह मिट्टी 2 वर्गों में बांटी जाती है, खादर एवं बांगर। तो खादर क्या होता है, नई मिट्टी, और बांगर क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से समझने लायक, कि खादर क्या है, नई, और बांगर क्या है, पुरानी मिट्टी। बाकी गेहूँ, धान, तिलहन, गन्ना इत्यादि के लिए ये मिट्टी अच्छी होती है। परसेंटेज की बात करें 46.2% के लगभग जलोढ़ मिट्टी है इंडिया में। अब अगर हम काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल की बात करें, तो ये मिट्टी का रंग गहरा काला होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के लवणों की मात्रा अधिक होती है, यही कारण है कि काली होती है। और जो ब्लैक सॉइल होती है, इसमें मिट्टी के कण इतने घने होते हैं, तो इस कारण नमी इसमें धारण करने की क्षमता होती है। जो नमी धारण करने की क्षमता होती है, तो कपास के लिए फसल क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। अगला, अगर हम लाल मिट्टी या रेड सॉइल की बात करें, तो क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। इसका निर्माण आग्नेय शैल जैसे ग्रेनाइट तथा निस के विखंडन कारण हुआ है। इसका रंग कहीं कहीं पर भूरा, चॉकलेटी, काला भी पाया जाता है। कारण क्या है, इस रंग की विभिन्नता लोहे के अंश के कारण ऐसा होता है। और इस मिट्टी में प्रधान फसल कौन कौन सी हो सकती है, बाजरा, दलहन और तंबाकू। नेक्स्ट मिट्टी है लेटेराइट, लेटेराइट सॉइल। इसका निर्माण निच्छालन की प्रक्रिया द्वारा होता है, लीचिंग अवे निच्छालन प्रक्रिया कारण होता है। याद रखना, इसमें सिलिका की कमी होती है। लोहा तथा एल्यूमिनियम अधिक होता है लेटेराइट मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी में चाय और कॉफ़ी बढ़िया होती है, याद रखना।
अगली सॉइल है मरुस्थलीय सॉइल। नेक्स्ट है वन एवं पर्वतीय मिट्टी। अगला है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, सैलिन एवं एल्कलाइन सॉइल। जो लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी होती है अनुर्वर, अनुत्पादक, रेह, ऊसर, कल्लर के रूप में जानी जाती है। इसमें पैदावार नहीं होती है। ये मिट्टियाँ अपने आप में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम समाहित रखती हैं। अंतिम है पीट एवं जैविक मिट्टी। कुछ अन्य प्रश्न हैं जो आपका जानना बहुत जरूरी है, जैसे अवशिष्ट मिट्टी क्या है। तो अवशिष्ट मिट्टी जो मिट्टी बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है उसे अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। वाहित मिट्टी, यह मिट्टी बनने वाले स्थान से बहकर आई हुई मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल बताती है जो मिट्टी जल द्वारा बहकर दूसरे स्थान पर पहुंचती है। जल द्वारा बहती है जलोढ़। वातोड़ मिट्टी, वायु द्वारा उड़कर। अगली है सैल मलवा मिट्टी, जो मिट्टी पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचती है उसे सैल या मलवा मिट्टी। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य देखेंगे राज्य अनुसार। तो असम में कौन कौन से हैं जो फेमस हैं? काजीरंगा और मानस असम में है। गर्म पानी वाला भी कभी कभी पूछ लेता है, ये गर्म में है। बाकी काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए ज़्यादा फेमस है और गर्म पानी वाला घड़ियाल के लिए। मानस में भालू, चीता, हाथी, लंगूर इत्यादि मिलते हैं। अगला अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा वन्यजीव अभयारण्य ही ज़्यादा पूछा जाता है। उत्तराखंड अगर राज्य में चलते हैं तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला पार्क था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं। अब जिम कॉर्बेट के साथ साथ आप नंदा देवी भी याद रख सकते हैं जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से ये दो तो जरूर याद रखना। कर्नाटक अगर राज्य की बात करें तो कर्नाटक से आपको कौन कौन से याद करना है? एक तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान चीते के लिए, और अगर दूसरा आपको याद करना है तो नागरहोल याद करिए, और तुंगभद्रा। तीन तो आपको भूलने ही नहीं है, बांदीपुर, नागरहोल और तुंगभद्रा कर्नाटक में है। वहीं पर पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो केरल में है। सिक्किम में देखें तो सिक्किम में कंचनजंगा ज़्यादा पूछा जाता है सिक्किम में। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो पूछे जाने वाले हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से, चंद्रप्रभा, दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। दुधवा और चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। उड़ीसा की बात करें तो चिल्का और सिमलीपाल आपको दोनों याद करने ही पड़ेंगे। वहीं पर अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेरी और संजय, तीनों आपको एक निगाह डालनी पड़ेगी, ये अच्छे से याद करिए। इंद्रावती, कांगेरी और संजय, ये आपके छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र से याद करना चाहते हैं तो पंच याद कर सकते हैं। राजस्थान में देखें तो राजस्थान में पूछे जाने वाले तीनों हैं, रणथंभौर भी है, सरिस्का भी है और केवलादेव भी है। लेकिन इसमें सरिस्का जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर है, खासम खास, तो वो आपको याद रखना है। गुजरात चल रहे हैं। गुजरात में गिर एशियाई शेरों के लिए फेमस है, और उसके अलावा ज़्यादा तो कोई, नल सरोवर आप भी याद कर सकते हैं, नल सरोवर इर्रा है। दो तो जरूर याद करिएगा गुजरात में। तो गुजरात आप देख चुके होंगे, गिर और नल सरोवर याद करेंगे। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव याद करेंगे, ये जरूर याद करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। और मणिपुर में केबुल लामजाओ याद रखना आपका फर्ज बनता है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो डची ग्राम जम्मू कश्मीर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हंगुल के लिए फेमस है। अब इसे रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया गया। पश्चिम बंगाल में देखें तो दोनों के दोनों आपको याद करने पड़ेंगे, जल्दापारा और सुंदरवन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कई सारे हैं जिनमें से कुछ आपको याद करने पड़ेगा, जैसे कान्हा किसली, ये कान्हा किसली एक ही है। पंचमढ़ी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बांधवगढ़ भी पढ़ना पड़ेगा, और पन्ना, ये आपको करना ही पड़ेगा। झारखंड अगर देखें तो झारखंड से वैसे तो कोई खास नहीं है, हजारीबाग आप पढ़ सकते हैं और बेतला भी देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में आप राजगीर केवल याद कर सकते हैं। करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन राजगीर ज़्यादा पूछा जाता है। और आगे देखें, अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में नोक्रेक आप याद रखेंगे, यही ज़्यादा पूछ सकता है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में मुदुमलई आप याद रख सकते हैं, मुदुमलई, तो तमिलनाडु का मुदुमलई हो गया। और आंध्र प्रदेश की रही बात तो कोल्लेरू आंध्र प्रदेश से आप याद रख सकते हैं। भारतीय कृषि से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? रबी, खरीफ, जायद, झूम कृषि, ये कृषि, वो कृषि, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार। रबी की फसल, इसमें आपको ये फसलों का जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद रखना है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर,
मसूर और सरसों ये मत भूलना, बाकी एक बार अगर आप ये भूल जाते हैं तो चलेगा। रबी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और जो इसके एग्जाम्पल्स है गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर और सरसों। खरीफ फसल की बात करें, खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएगी। जैसे चावल, मक्का, कपास, ज्वार, गन्ना, बाजरा, तंबाकू और दाल इत्यादि। वहीं पर अगर जायद फसलों की बात करें तो मार्च में बोई जाती है तथा महीने 2 महीने में आगे काट ली जाती है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा इत्यादि। नकदी फसलों की बात करें तो वे फसल जो व्यापारिक उद्देश्य से किसानों में उगाई जाती हैं, जैसे गन्ना, कपास, जूट और तंबाकू इत्यादि। झूम कृषि के बारे में आपको बताएंगे। यह एक अस्थिर प्रकार की कृषि है। अस्थिर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर होती रहती है। अब इसमें देखो नुकसान क्या होता है ये जंगलों को काट कर साफ करके भूमि बना ली जाती, खेती की जाती है। उसके कुछ दिन बाद जब तक भूमि उपजाऊ रहती है तब तक उस पर खेती होती है, उसके बाद उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं और उसके उसके बाद फिर आगे जाके फिर नई भूमि इस प्रकार जंगल साफ करते हैं, फिर तैयार करते हैं। तो इससे वो नुकसान ये होता है, जो जंगल है वो वेस्ट होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, वनों का सफाया होता रहता है। पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि पर्यावरण संतुलन बिगड़ता रहता है। इसको अन्य देशों में कई नामों से जाना जाता है। कुछ नाम है, देख लीजिए। जैसे इसको श्रीलंका में चेना के नाम से जाना जाता है, चेना। मैक्सिको की बात करें तो मिल्पा, मलेशिया की लाडांग, फिलीपींस की चैंगिन। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, देखते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना की अगर हम बात करें तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकारों का संयुक्त उपक्रम है। भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य 1963 में पूरा हुआ। सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा सीधा गुरुत्व बांध है, जिसके पास में गोविंद सागर झील बनाई गई है। हीराकुंड परियोजना की बात करें तो महानदी हो जाएगा। तुंगभद्रा परियोजना की बात करें तो, नागार्जुन की बात करें तो कृष्णा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत और विश्व की सबसे बड़ी परियोजना बनेगी। आप नदी और परियोजना याद कर सकते हैं तो याद करिए। थीन बांध परियोजना, रावी नदी। रावी किसकी? सिंधु की सहायक नदी है। दुलहस्ती चेनाब पर है और चेनाब सिंधु की सहायक नदी है। शलाल जल विद्युत परियोजना, ये भी चेनाब नदी पर है। मैंने बताया जैसा कि चेनाब सिंधु की सहायक नदी है। शारदा सहायक परियोजना घग्गर नदी पर है। रामगंगा पे है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। आगे घट प्रभा पर ही है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। तो घट प्रभा और मल प्रभा दोनों कृष्णा की सहायक नदियाँ, दोनों सेम सेम पर हैं। मैतूर परियोजना कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट, कावेरी नदी। ये बढ़िया सब क्वेश्चन है। काकरापाड़ा तापी नदी पर, उकाई तापी नदी पर सब पूछे गए क्वेश्चन है। तवा परियोजना तवा नदी पर है और तवा नर्मदा की सहायक नदी है। माता टीला पूछा गया क्वेश्चन बेतवा नदी पर है। फरक्का गंगा नदी पर है। लोकटक झील पर है। चंबल परियोजना मोस्ट इम्पोर्टेंट। चंबल परियोजना में गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध और जवाहर बांध तीनों को मिला दिया गया है। चंबल नदी पर है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। परिवहन से भारत में क्या, कुछ एक आधे मेन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप ये याद रखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना चारों महानगरों को, कौन कौन से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन चारों को जोड़ने के लिए जो परियोजना बनी है वो क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कही जाती है। बीआरओ की बात करें, सीमा सड़क संगठन, इसको बीआरओ कहते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, 1960 मई 1960 में गठन हुआ। वहीं पर अगर रेल परिवहन की बात करें तो भारत में पहली रेलगाड़ी का शुभारंभ मुंबई से थाने के मध्य 21 मील चलाई गई थी पहली बार रेलगाड़ी। कब? 16 अप्रैल 1853 में। लेकिन पहली यात्री गाड़ी की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1854 को। ये 53 में चली और ये 54 में चली। 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के मध्य चलाई गई थी। ठीक है। जल परिवहन से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, देखते हैं। जल परिवहन, अंतर्देशीय जल परिवहन देश के कुल परिवहन का मात्र 0.15% ही है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है यहाँ से, IWAI, इसका गठन 1986 में किया गया था।
IWAI क्या है? भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण है। इसका काम क्या है? इसका काम है राष्ट्रीय जल मार्गों का विकास, रख रखाव व प्रबंधन करना इसका काम है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है और जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको देखना है कुछ जलमार्ग जैसे NW मतलब नेशनल वाटरवे नंबर 1। नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक याद रखना है? इलाहाबाद से हल्दिया, इतना याद रखना है। नेशनल वाटरवे नंबर 2 सादिया से डुबरी, ये याद रखना है। चार्ट के माध्यम से देखना तो आप देख सकते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 1, 2 और 3 मैंने बता दिया। 1 है इलाहाबाद से हल्दिया और नेशनल वाटरवे नंबर 2 है सादिया से डुबरी, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तीसरा भी याद करना है तो कोल्लम से कोट्टापुरम याद कर सकते हैं।